ये सुन दोनों साथ उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। कुछ ही वक्त में तीनों बाहर आ कॉलेज के पीछे साइड जा माही के पास जाते हैं। अपने सामने जब माही तीनों को देखती है तो मुस्कुराते हुए खड़ी हो कहती है, मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रही थी। ये सुन तीनों के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्यों? तभी माही तीनों के चेहरे को देख कहती है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, हॉस्टल में भी भैया ने सिंगल रूम मेरे लिए लिया है तो मैं कॉलेज में भी अकेले होती हूँ और हॉस्टल में भी। ये सुन जय अपने मन में कहता है, कैसा भाई है, इतना बड़ा मेंशन है पर अपनी बहन को हॉस्टल में रखता है। अपने मन में इतना कहने के बाद जय कहता है, तुम हॉस्टल में क्यों रहती हो, अपने भाई के साथ क्यों नहीं रहती हो? जय के सवाल पर माही उदास हो कहती है, भैया को फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं है और मॉम, डैड, दादू तीनों फॉरेन में रहते और मेरा वहाँ मन नहीं लगता क्योंकि मॉम डैड अपने काम में ही बिजी रहते हैं और दादू तो अब बूढ़े होते जा रहे हैं, अपने रूम से जल्दी बाहर नहीं आते, तो मैं दादू से जिद करके मुंबई आ गई पर भैया मुझे अपने पास ना रख मुझे हॉस्टल में डाल दिए। इतना कहने के बाद वो उदास हो जाती है। तभी रचना माही के हाथ को पकड़ कहती है, तुम्हारा भाई तो बहुत बुरा है। इस पर माही कहती है, हाँ पर इतना भी नहीं है, पता नहीं उनका सबसे दूर रहने का क्या रीजन है पर वो मेरी केयर करते हैं, मेरी ज़रूरत यहाँ तक कि मेरे लिए स्पेशल कुक रखे हैं ताकि मुझे बेकार खाना कभी ना खाना पड़े। ये सुन जय अपना मुंह बना अपने मन में कहता है, ये कैसा केयर हुआ, जरूर अपने प्ले बॉय नेचर को अपनी बहन के सामने नहीं आने देना चाहता होगा इसलिए अपनी बहन को खुद से दूर रखता होगा। पर बेटा, वो अपने मन में आदित्य को बुरा भला कहने लगता है। वही रचना माही से कहती है, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। ये सुन माही बहुत खुश होती है और रचना से जा गले मिलती है, फिर कहती है, हम कैंटीन चले। इस बात पर रचना कहती है, क्या हम साथ में अपना लंच करें, क्योंकि मम्मा ने देख लिया कि मैं लंच बिना खाए लाई हूँ तो वो मुझे सजा के तौर पर रात का पूरा खाना बनवाएगी। ये सुन माही और मोक्ष हंसने लगते हैं पर जय तो आदित्य को ही बुरा भला अपने मन में बोलने में व्यस्त था। तो माही कहती है, मेरे पास तो लंच है ही नहीं। वही मोक्ष भी कहता है, मेरे पास भी नहीं है और मैं कल रात से कुछ खाया भी नहीं हूँ। इस बात पर माही उससे सवाल करती है, क्यों? तो मोक्ष को समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। तभी रचना कहती है, उसका पेट खराब था। ये सुन मोक्ष रचना को घूरता है तो रचना अपने चेहरे को फिर ऐसा प्रिटेंड करती जैसे उसने कुछ अजीब बोला ही ना हो। तो मोक्ष अपने मन में कहता है, मुझे अपने अंकल से प्यार है, ये बताने से अच्छा था ये बहाना। ये सुन रचना कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपना और जय दोनों का लंच लाती हूँ और मुझे पता है मम्मा जय के लंच में बहुत सारे पराठे डाली होगी क्योंकि जय मम्मा का लाडला जो है। ये सुन जय अपने ख्यालों से बाहर आ रचना के तरफ देखता है। वहीं माही कहती है, क्या तुम दोनों जुड़वा भाई बहन हो? इस पर दोनों साथ कहते हैं, नहीं। ये सुन माही थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए कहती है, तो तुम्हारी मॉम जय के लिए लंच क्यों भेजती है? माही के इस सवाल पर जय कहता है, क्योंकि मैं रचना का पड़ोसी हूँ और मेरे फैमिली में बस दादी माँ है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए आंटी मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानती है और रचना के साथ साथ मेरे लिए भी लंच बना देती है। ये सुन माही कहती है, वाओ रचना, तुम्हारी मॉम कितनी स्वीट है, मैं उनसे कभी मिलना चाहती हूँ। तभी रचना कहती है, वो तो है, पर अभी जल्दी हमें क्लास चल लंच कर लेना चाहिए, अब ब्रेक खत्म ही होने वाला है। ये सुन वो तीनों हाँ कहते हैं, फिर भागते हुए चारों क्लास जाने लगते हैं। कुछ ही वक्त में क्लास आने के बाद चारों जल्दी जल्दी लंच करने लगते हैं। तभी माही कहती है, खाना बहुत टेस्टी है, मेरी मॉम ने कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाया है। ये सुन तीनों माही के तरफ देखते हैं और तीनों उसके उदास चेहरे को देखते हैं। तो रचना कहती है, ठीक है, कल से मैं एक्स्ट्रा खाना लाऊंगी ताकि हम चारों पेट भर खा सके। इस पर माही खुशी से कहती है, थैंक यू। वही मोक्ष कहता है, थैंक यू रचना, मम्मा के जाने के बाद मैं भी कभी मम्मा के हाथ का खाना नहीं खाया था और कभी उम्मीद भी नहीं था कि मुझे माँ के हाथ का बना खाना कभी नसीब होगा, पर रचना तुम्हारे कारण मैं रोज खा पाता हूँ अब। नैना मोक्ष को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानती थी और उसे अपने हाथ का बना खाना वो भी अपने हाथ से खिलाती। अपनी माँ के बारे में मोक्ष को कुछ पता नहीं था ठीक से, वो तो बस नैना को ही अपनी मॉम के रूप में जानता और अपनी मॉम मानता था।
वही जय बस मुस्कुराते हुए देख रहा था। रचना और रचना के फैमिली वाले नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो भी टूट चुका होता। जरूरत के टाइम पर रचना और रचना के फैमिली वाले ने बहुत हेल्प किया है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फैमिली का प्यार देना हो। दोनों के बातों को सुन रचना की आंखें नम हो चुकी थी और वो रोते हुए कहती है, तुम लोग मुझे रुलाना बंद करो। जय को पता था रचना बहुत इमोशनल है और वो रोने लगेगी, इसलिए वो कुछ नहीं कहा था। जय उसे गले से लगा कहता है, बेवकूफ लड़की, रोना बंद करो, रोते हुए तुम बंदरिया दिखती हो। ये सुन रचना रोना बंद कर दी और जय के पेट पर एक कुहनी मार दी तो जय अपना पेट पकड़ लिया। वही रचना कहती है, तुम दिखते हो बंदर। दोनों के बहस पर माही और मोक्ष हंसने लगे थे। वही दूसरी तरफ विक्रांत प्रिंसिपल केबिन में बैठा था और उसका भाई जो 12th स्टैंडर्ड में था वो उसके सामने खड़ा था। तभी प्रिंसिपल कहता है, विक्रांत सर, इवान स्कूल में किसी के साथ भी हाथापाई करने लगता है, क्योंकि इवान को पता है उसके साथ कुछ नहीं होगा, पर मुझे बाकी बच्चों के पेरेंट्स का बहुत कंप्लेन आ रहा है। ये सुन विक्रांत कहता है, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर हुआ तो तुम प्रिंसिपल हो, बाकी स्टूडेंट को जैसे सस्पेंड किया जाता है तुम इसे कर सकते हो। ये सुन इवान कहता है, भैया। वो बस इतना कहा ही था कि अपने कठोर कोल्ड आवाज में विक्रांत कहता है, शट अप, ये स्कूल नानाजी का है, इसका मतलब ये नहीं तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इवान, इस बार ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन इवान अपने मन में कहता है, आपसे बुरा कोई है भी नहीं, पता नहीं डैड ने इन्हें क्यों भेजा, मुझे डैड के जगह नानू को ही कॉल करना चाहिए था। इतना कहने के बाद वो अपने मुंह बना लेता है। वही विक्रांत खड़ा हो इवान के तरफ कोल्डली देखता है, फिर चलने लगता है तो इवान भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वही अनाया डांस ग्रुप में थी। प्रैक्टिस आज वो अपने पैर में आए मोच के वजह से कुछ ठीक से कर नहीं पा रही थी तो सीनियर उसे रेस्ट करने का बोल दी तो वो अपने क्लास जाने लगी। तभी अनाया और विक्रांत का नज़र मिलता है तो अनाया वापस मुड़ डांस क्लास भागने को थी। वही विक्रांत को एक बार फिर वो किस याद आने लगता है। तभी इवान उसका नाम लेता है, अनाया सुनो। तो अनाया को रुकना ही पड़ता है और वो आगे मुड़ती है और दोनों के पास जाने लगती है। तभी इवान कहता है, भैया ये मेरी जूनियर है और इस स्कूल की बेस्ट डांसर। ये सुन विक्रांत कुछ ना कह बस उसे देखता रहता है। वही अनाया इवान के पास आ कहती है, भैया। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी इवान अपने 2 उंगली को गोल बना अनाया के सिर पर धीरे से मार कहता है, कितनी बार कहा हूँ भैया मत बोलो, यू नो ना आई लव यू। ये सुन विक्रांत को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वही अनाया को समझ नहीं आता है क्या बोले। तभी इवान झट से कहता है, ये मेरे भैया है और भैया ये मेरी फ्यूचर वाइफ। ये सुन अनाया झट से कहती है, नहीं, अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं है तो अनाया जा रही है। अनाया के पैर में बहुत दर्द है। इतना कहने के बाद वो बिना और देर रुके लंगड़ाते हुए जाने लगती है। वही उसे लंगड़ाते देख इवान उसके पास जाने को था पर विक्रांत उसके कॉलर को पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी इवान कहता है, भैया मेरी फ्यूचर वाइफ तकलीफ में है, मुझे उसके पास जाने दो। पर विक्रांत उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाते हुए कहता है, वो तुम्हें रिजेक्ट की है और लड़कियों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उसके पीछे ऐसा पड़ना चाहिए। ये सुन इवान कहता है, मैंने कभी आपको किसी लड़की का रिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा है और मैं उसके साथ कुछ बुरा थोड़ी कर रहा, बस उसे अपने प्यार का एहसास करवा रहा हूँ। अपने भाई के बात को सुन विक्रांत उसे घूर कर देखता है तो इवान का मुंह बंद हो जाता है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। स्कूल से बाहर आने के बाद दोनों कार के पास आते हैं तो ड्राइवर दोनों को आता देख कार का दरवाजा खोल देता है। फिर दोनों कार के अंदर जा बैठ जाते हैं। दोनों के कार के अंदर बैठते ही ड्राइवर कार का दरवाजा लॉक कर आगे जा कार स्टार्ट कर देता है और कुछ ही वक्त के बाद मेंशन आ जाता है तो इवान कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लगता है। वही विक्रांत कंपनी जाने के लिए वापस निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपना काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन टेबल से उठा अंशिका का नाम देखता है तो कॉल रिसीव कर अपने कान से लगा कहता है, हाँ। तभी अंशिका सवाल करती है, क्या रात में फ्री हो तुम? अंशिका के इस सवाल पर अनिरुद्ध सवाल करता है, क्यों? अनिरुद्ध के सवाल पर अंशिका कहती है, मैं सोच रही थी हम डिनर पर चले। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, अंशिका मुझे ये सब पसंद नहीं है।
ये सुन अंशिका सवाल करती है, तो तुम्हें क्या पसंद है? इस सवाल पर अनिरुद्ध अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मेरे पसंद और नापसंद जानकर कोई फायदा नहीं है अंशिका। ये सुन अंशिका कहती है, मुझे पता है तुमने कल कह दिया था मैं इस रिश्ते से कोई उम्मीद ना रखूं, पर हम फ्रेंड तो बन सकते हैं ना, और फ्रेंड्स के बीच पसंद नापसंद तो शेयर कर ही सकते हैं ना। ये सुन अनिरुद्ध एक गहरी सांस भर कहता है, फैमिली के साथ डिनर करना। ये सुन अंशिका मुस्कुराकर कहती है, ओके, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, रात को घर आना सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। अनिरुद्ध उसका फिक्र करता है तो अंशिका मुस्कुरा कहती है, मैं बच्ची नहीं हूं अनिरुद्ध, रात को मिलते हैं, बाय। इतना कहने के बाद अंशिका फोन रख खुद में कहती है, एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार जरूर होगा अनिरुद्ध। धीरे धीरे आज का दिन पार होने लगता है। रात का वक्त हो चुका था। अनिरुद्ध मेंशन के अंदर आता है तो देखता है अंशिका आई हुई है। तभी अनिरुद्ध का नजर मोक्ष पर जाता है, जिसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं था। उसके उदास चेहरे को देखने के बाद वो अपने रूम में जाने लगता है तो मोक्ष भी उसे जाता हुआ देख उसके पीछे जाने को था, पर अंशिका उसका नाम लेती है, अनिरुद्ध। तो सभी अनिरुद्ध की तरफ देखते हैं। वही अनिरुद्ध रुक मुड़ सभी के तरफ देख कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही मोक्ष अपने हाथ का मुट्ठी बंद कर अपने चेहरे को झुका लेता है। कुछ वक्त बाद अनिरुद्ध फ्रेश होकर नीचे आता है। फिर सभी डाइनिंग टेबल के पास जा बैठ जाते हैं। अंशिका अनिरुद्ध के बगल में बैठ जाती है। ये देखकर मोक्ष को बहुत जलन होने लगता है और जैसे ही खाना सर्व होता है तो मोक्ष ठूस ठूस कर खाने लगता है। ये देख अनुराग कहता है, मोक्ष धीरे धीरे खाओ। ये सुनने के बाद भी मोक्ष जल्दी जल्दी खा रहा होता है तो इस बार ये देख अनिरुद्ध गुस्से में चिल्ला कर कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? भैया ने धीरे खाने को कहा है ना। अनिरुद्ध के चिल्लाने से मोक्ष के आंखों से आंसू आने लगता है। वही उसे रोता देख अनिरुद्ध का गुस्सा शांत हो जाता। वही अंशिका झट से कहती है, अनिरुद्ध तुम्हें डांटना नहीं चाहिए, वो बच्चा है। इस बात पर मोक्ष अपने चेहरे को उठा कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ और वो मुझे डांट सकते हैं। इतना कहने के बाद वो अपने खाने को छोड़ भागते हुए वहां से जाने लगता है तो सभी परेशान हो जाते हैं और साथ ही खड़े हो जाते। फिर सनाया कहती है, मैं देख कर आती हूँ। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, नहीं सनाया, तुम यही रहो, मैं देख कर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही अनुराग अंशिका की तरफ देख कहता है, सॉरी मोक्ष के रूड बिहेवियर के लिए। मोक्ष बहुत अच्छा है, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, पर पता नहीं आज उसे क्या हुआ है। ये सुन अंशिका झट से कहती है, कोई बात नहीं भैया, मैं समझ सकती। वैसे भी जिस एज में मोक्ष अभी है उसमें सभी बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, कभी चिड़चिड़ापन तो कभी नॉर्मल तो कभी खुश। ये सुन अनुराग और सनाया भी एग्री करते हैं, पर अनाया को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आज तो अनाया बहुत खुश थी क्योंकि अंशिका के वजह से पूरा परिवार साथ खाने वाले थे, पर अपने भैया का उदासी देख उसे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध मोक्ष के रूम जा दरवाजा खोल अंदर जाता है और धीरे से दरवाजा बंद कर मोक्ष के पास जाने लगता है, जो अपने चेहरे को तकिए पर दबा रोए जा रहा था। अनिरुद्ध उसके पास बैठ उसके सिर पर हाथ रख देता है तो मोक्ष रोते हुए कहता है, सनाया आंटी, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, न ही आप मुझसे पूछेगा हुआ क्या है मुझे। मोक्ष को अनिरुद्ध के आने का बिल्कुल उम्मीद नहीं था और न ही अनुराग का, तो उसे लगा सनाया ही होगी। पर उसके बातों को सुन अनिरुद्ध कहता है, नहीं पूछूंगा रीजन, पर रोना बंद करो और मेरे तरफ अपना चेहरा करो। अनिरुद्ध के आवाज को सुन मोक्ष हैरान था। उसने नहीं सोचा था अनिरुद्ध आएगा, पर उसके आने से मोक्ष को बहुत अच्छा लगता है और वो मुड़ जाता है। तभी उसके रोने के वजह से सूजी आंखों और लाल चेहरे को देखता है तो उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वही मोक्ष उठकर बैठ अपने चेहरे को फेर बिना अनिरुद्ध के तरफ देखे सवाल करता है, आप क्यों आए हैं? ये सुन अनिरुद्ध कहता है, क्योंकि तुम रो रहे थे। ये सुन मोक्ष अनिरुद्ध के तरफ अपने चेहरे को कर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, मेरे रोने से आपको कहाँ फर्क पड़ता है? आप तो खुद मुझे कड़वी बातें बोल बोल कर रुलाते रहते हैं। मोक्ष के बातों को सुन अनिरुद्ध उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके आंखों में देख कहता है, बहुत फर्क पड़ता है, पर तुम्हें ये कभी नहीं दिखेगा।
ये सुन मोक्ष उसके आंखों में बस देखने लगता है और अपने मन में कहता है, क्या मैं पूछूं, आपको मुझसे प्यार है या नहीं? पर प्यार होता तो शादी के लिए हाँ क्यों करते ये? अपने मन में इतना कहने के बाद उसके आंखों से फिर आंसू आने लगता है तो अनिरुद्ध उसके चेहरे को अपने सीने से लगा कहता है, क्या तुम मुझे अपने रोने का कारण बता सकते हो? इस पर मोक्ष रोते हुए ही कहता है, बस दर्द हो रहा है। ये सुन अपने सीने से झट से मोक्ष को दूर कर चिंता से अनिरुद्ध सवाल किया, कहाँ? तो बदले में मोक्ष अपने हाथ को सीने के पास रख दिया तो अनिरुद्ध ये देख कहता है, रुको मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। इतना कह वो अपने फोन को लेने जाने वाला था पर मोक्ष उसके हाथ को पकड़ कहता है, बस आप सहला दो और मेरे साथ सो वो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, ओके लेट जाओ। तो मोक्ष लेट जाता है। वही अनिरुद्ध अपने हाथ को उसके सीने के पास ले जा सहलाने लगता है, पर उसे छूते ही अनिरुद्ध के उमड़ते जज्बात बाहर आने लगते हैं। वही मोक्ष अपने आंखों को बंद कर बस अनिरुद्ध का अपने करीब होना महसूस कर रहा था। वही उसके सीने पर अपने हाथ को सहलाते हुए अनिरुद्ध उसके चेहरे को देखने लगता है। वही मोक्ष को अनिरुद्ध के करीब रह इतना अच्छा महसूस हो रहा होता है कि उसे नींद आ जाता है। मोक्ष के सोने का एहसास अनिरुद्ध को होता है तो वो उसके होंठों के करीब जाने लगता है, पर जैसे ही वो अपने होंठों को मोक्ष के होंठों से मिलाने को होता है तभी रूम का दरवाजा खुलता है और वो जल्दी से होंठों से दूर हो पीछे मुड़ देखता है। अपने भाई को देख वो मोक्ष से दूर हो जाने लगता है, पर जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने को था अनुराग कहता है, मुझे तुमसे बात करना है। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, पर मुझे कोई बात नहीं करना है। इतना कहने के बाद वो जाने को था पर अनुराग कहता है, तो मैं तुम्हारे रूम के बाहर ही खड़ा रहूंगा। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, भैया आप सनाया को पसंद नहीं करते पर सनाया के साथ रह उसकी हरकतें जरूर सीख रहे हैं। ये सुन अनुराग के पास शब्द नहीं बचे थे कुछ कहने के लिए, पर फिर भी वो हिचकिचा कर कहता है, अगर अपने भाई से बात करने के लिए सनाया के हरकतों को अपनाना पड़े तो मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन अनिरुद्ध गहरी सांस भर कहता है, आपको क्या बात करना है? ये सुन अनुराग कहता है, मेरे साथ चलो। तो फिर दोनों साथ मोक्ष के रूम से निकल जाते हैं और निकलते वक्त मोक्ष के रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर दोनों अनुराग के रूम में आ जाते हैं और अनुराग अपने रूम के दरवाजे को बंद कर सवाल करता है, अभी तुम मोक्ष को किस कर रहे थे ना? इस सवाल पर वो कोई जवाब नहीं देता। तभी अनुराग कहता है, अनिरुद्ध हमारा बस नहीं होता है अपने जज्बातों पर, अगर तुम्हें मोक्ष से प्यार है तो अपनी फीलिंग्स उसे बता दो। ये सुन अनिरुद्ध अपने नॉर्मल आवाज में कहता है, क्या बोल रहे आप भैया, मैं मोक्ष को क्यों प्यार करूंगा? मैं उसका अंकल लगता हूँ और किस आपने गलत देखा है? मैं उसे किस नहीं कर रहा था बल्कि चेक कर रहा था वो सोया है कि नहीं। अनिरुद्ध के झूठ को सुन अनुराग कहता है, अनिरुद्ध मैं अंधा नहीं हूँ, जब से मोक्ष इस घर में आया है उसके लिए बढ़ते तुम्हारे कदम को देखा हूँ। वो तुम्हें अंकल बोलता था तो तुम्हें चिढ़ होता, तुम उसे किसी के पास जाने नहीं देते, हमेशा अपने पास रखते उसे, और ये एक बार नहीं है जब मैं तुम्हें उसे किस करते हुए देखा हूँ। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, भैया आप पागल हो गए हो, मैं और डिस्कस्टिंग बातें नहीं करना चाहता हूँ। इतना कहने का बाद वो जाने वाला होता है। तभी अनुराग कहता है, तुम्हें ये एक्सेप्ट करने में डर किस बात का है? ये डर है कि लोग क्या कहेंगे, पर मुझे ये तो लगता नहीं है। फिर तुम्हें ये डर होगा कि मोक्ष तुम्हारे लिए सेम फीलिंग्स रखता है कि नहीं, पर मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए सेम फीलिंग्स रखता है और तुम्हें भी शायद लगता है। तो फिर डर क्या है? ये कि उसके मॉम डैड के मौत का कारण तुम हो, उसे ये पता चल जाएगा और वो तुमसे नफरत करने लगेगा। फिर तुम क्या करोगे? कैसे उसका नफरत को झेलोगे? राइट, यही डर है ना? अनुराग के बातों को सुन अनिरुद्ध कुछ नहीं कह पाता है, बस वहां से जाने लगता है। वही अनुराग खुद में ही कहता है, अनिरुद्ध अपने जज्बातों को छुपाना बंद करो। इतना खुद में कहने के बाद वो जा अपने बेड पर बैठ जाता है। वही अनिरुद्ध गुस्से में अपने रूम जाने लगता है, पर मोक्ष के रूम को देख वो रुक जाता है और मोक्ष के बात को याद करता है। उसने कहा था वो चाहता है आज वो उसके साथ सोए। ये याद कर वो अपने रूम ना जा, मोक्ष के रूम में जा। मोक्ष के रूम को अंदर से कुंडी लॉक कर मोक्ष के पास जा, लेट उसे अपने बाहों में बसा, उसके माथे को प्यार से चूम अपने मन में कहता है, तुम मेरे रहो या ना रहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा,
क्योंकि मेरे साथ किसी का भी नाम जुड़ जाए, मेरा दिल तो सिर्फ तुमसे ही जुड़ा रहेगा। इतना कहने के बाद वो एक बार फिर उसके माथे को प्यार से चूम अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये रात धीरे धीरे बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। अनिरुद्ध का नींद खुलने से पहले ही मोक्ष का नींद खुल जाता है तो उसे एहसास होता है वो किसी के बाहों में है, तो वो झट से अपने आंखों को खोल अनिरुद्ध के बाहों में खुद को पाता है तो उसके होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो अपने उंगली को अनिरुद्ध के होंठों के पास ले जा अनिरुद्ध के होंठों को छूता है तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। वो अपने हाथ को पीछे करने को था पर अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ अपने आंखों को धीरे से खोल मोक्ष के आंखों में देख कहता है, मुझे किस करना चाहते हो? सेम सवाल उस बार जो अनिरुद्ध किया था, फिर किस करने के बाद वो ये कह दिया था कि वो किसका प्रैक्टिस कर रहा था। उस दिन का याद आते ही झट से मोक्ष अनिरुद्ध से दूर हो कहता है, नहीं, आपको प्रैक्टिस फिर करना है, बोलिए। ये सुन अनिरुद्ध भी उठकर बैठ उसके चेहरे पर हाथ रख देता है तो मोक्ष अनिरुद्ध के तरफ हैरानी से देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध उसके होंठों के करीब जा कहता है, हाँ, और क्या मुझे रोज प्रैक्टिस करने दोगे? ये सुन मोक्ष की धड़कनें तेज हो जाती है पर वो अपने धड़कनों को संभालने की कोशिश करते हुए हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर आपको रोज प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? कुछ दिनों में तो आपकी शादी। इससे आगे वो कुछ और कहता कि तभी अनिरुद्ध उसके कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब कर अपने होंठों को उसके होंठों से मिला उसे पैसिनेटली किस करने लगता है। आज का किस उस दिन से बहुत अलग था। मोक्ष तो अनिरुद्ध के किस से जम सा गया था, वही अनिरुद्ध उसे पैसिनेटली किस करते हुए अपने हाथ को उसके टी शर्ट के अंदर ले जाने को था पर फिर वो रुक पीछे हो बेड से नीचे उतर रूम से बाहर जाने लगता है। वही मोक्ष को तो कुछ समझ ही नहीं आता अभी अभी हुआ क्या, उसे खुश होना चाहिए या दुखी। वही अनिरुद्ध रूम से बाहर निकल दरवाजा बंद कर दरवाजे से ही टिक अपने होंठों पर हाथ रख अपने मन में कहता है, मुझे मोक्ष से दूरी बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपने रूम जाने लगता है। वही मोक्ष वापस लेट जाता है और बस किसके बारे में ही सोचता रहता है। कुछ वक्त के बाद सभी नीचे आ गए होते हैं मोक्ष को छोड़कर तो सनाया अनिरुद्ध से सवाल करती है, क्या मोक्ष का मूड अब तक ठीक नहीं हुआ है जो वो नीचे नहीं आ रहा है? सनाया के सवाल पर अनिरुद्ध अपने कठोर आवाज में कहता है, भूख लगेगा तो वो खा लेगा, तुम्हें इतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। जब वो ये बात कह रहा था तभी मोक्ष आ जाता है और अनिरुद्ध का बात सुन मोक्ष अपने मन में कहता है, मेरे लिए इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए ही तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं खाऊं या ना खाऊं, पर फिर क्यों? अपने मन में ये सब कहते हुए सवाल कर ही रहा होता है खुद से तभी अनाया मोक्ष को देख कहती है, भैया आप आ गए हो तो वहां खड़े क्यों हो? वही अनिरुद्ध अपने चेहरे को पीछे मोड़ मोक्ष के तरफ देखता है तो मोक्ष कहता है, क्योंकि मुझे लगता है मेरा नाश्ता पर ना आने से किसी को अच्छा लग रहा है। इतना कहने के बाद वो वापस जाने को था तभी अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, इसे हमेशा उल्टा ही क्यों लगता है? वही सनाया कहती है, ये तुम्हारे वजह से हुआ है, थोड़ा प्यार से बोल दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? वही अनाया कहती है, सनाया आंटी चलो हम मोक्ष भैया के रूम में ही नाश्ता करते हैं। सनाया ठीक है कहती है। फिर सनाया और अनाया अपने साथ मोक्ष का प्लेट लगा ले जाने लगते हैं। वही अनिरुद्ध दोनों को देखता रहता है। तभी अनुराग आता है तो अनिरुद्ध खड़ा हो वहां से जाने लगता है। तभी अनुराग कहता है, बिना नाश्ता किए जा रहे हो? मीटिंग है, कंपनी में ही कर लूंगा। इतना कह बस अनिरुद्ध जाने लगता है। वही अनुराग को तो पता था ये बस अनिरुद्ध का बहाना है ताकि कल रात बात फिर ना निकले। अनुराग डाइनिंग टेबल पर जा बैठ जाता है तो सर्वेंट उसके लिए नाश्ता लगा देती है। फिर वो अपना नाश्ता करने लगता है। वही दूसरी तरफ विक्रांत जो अपने फैमिली के साथ था वो सभी के साथ नाश्ता करने के बाद कंपनी के लिए जाने वाला था पर तभी उसके डैड उसका नाम लेते हैं, विक्रांत। तो विक्रांत रुक जाता है और अपने डैड के तरफ देखता है तो विक्रांत के डैड वीर चौहान कहते हैं, बेटा हम सोच रहे थे तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। अपने डैड के बातों को सुन अपने कोल्ड आवाज में विक्रांत कहता है, डैड मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहने के बाद वो जाने को होता है तभी इवान झट से कहता है, डैड मेरी शादी करवा दो ना, मैं लड़की पसंद करके रखा हूँ।
इवान के बाती को सुन अपने होंठ का मुट्ठी बांध विक्रांत मुड़ अपने भाई को देख कठोरता से कहता है, जिसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, साथ ही अभी तुम बच्चे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने बात को कहने के बाद वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी इवान अपना मुंह बना बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, ना कर दी तो मैं उसके ना को हाँ में बदल कर रहूंगा। वही वीर जी की पत्नी तपस्या चौहान कहती है, तुम्हारा भाई सही कह रहा है, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो और जल्दी से अपने बैग लेकर आओ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो तुम। ये सुन वो ओके मॉम कह भागते हुए अपने बैग लेने चला जाता है। वही विक्रांत अपने कार में बैठ अपने आंखों को बंद किए बस उसी किस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, तुम बहुत स्पेशल हो। पर इतना कहने के बाद वो आगे कुछ ना अपने मन में कह गहरी सांसें भर वो सिगरेट निकाल उसे जला सिगरेट के कस लेने लगता है। कुछ वक्त के बाद विक्रांत का कंपनी आ जाता है और वो अपने कार से बाहर निकल कंपनी के अंदर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध कंपनी के अंदर अपने चेयर पर बैठा बस सिगरेट के कस लेते हुए मोक्ष के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी विहान केबिन का दरवाजा नोक करता है तो अनिरुद्ध अपने ख्यालों में ही खोया कहता है, अंदर आ जाओ। ये सुन विहान अंदर जा अनिरुद्ध के पास जा उसके अपोजिट वाले शीट पर जा बैठ। अनिरुद्ध को खोया हुआ देख विहान कहता है, मोक्ष बहुत क्यूट है ना। ये सुन बिना ध्यान दिए विहान पर अनिरुद्ध कह पड़ता है, हाँ बहुत ज्यादा। ये सुन विहान कहता है, तो क्या ख्याल है तुम्हारा, उसे अपने पास कैद। इससे आगे कुछ न कह अपने ख्यालों से बाहर आ विहान को यहाँ देख कोल्ड आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अनिरुद्ध के सवाल पर विहान मुस्कुराते हुए कहता है, बस देखने आया था अपने शादी का, सोच तुम कितना खुश हो। ये सुन अनिरुद्ध का चेहरा सख्त हो जाता है और वो फाइल उठा अपना काम करने लगता है। तभी विहान फिर कहता है, मुझे पता चला है कि तुम्हारा आज कोई मीटिंग नहीं है, फिर तुम शॉपिंग पर क्यों नहीं चल रहे हो। विहान की इस बात पर अनिरुद्ध कहता है, मेरा मन नहीं है। ये सुन विहान अपने आंखों को रोल कर कहता है, तुम टाइम पर मोला जाना, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मीटिंग का झूठा बहाना बना रहे हो। ये सुन गुस्से में घूर कर अनिरुद्ध विहान को देखता है पर विहान खड़ा हो मुस्कुराते हुए अपने आंख मार वहां से जाने लगता है। वही इरिटेट हो अनिरुद्ध खुद में कहता है, दोस्त है या दुश्मन। इतना कहने के बाद वो वापस अपने काम में लग जाता है। वही दूसरी तरफ आज शॉपिंग पर जाना था, इसलिए अनाया भी स्कूल नहीं गई थी और मोक्ष को भी कॉलेज नहीं जाने दी थी, तो मोक्ष रचना और जय को भी कॉलेज ना जाने का कह अपने साथ शॉपिंग पर चलने को कह दिया था। वही जय कॉलेज तो गया नहीं पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो आदित्य को क्या कहे और कैसे पूछे। तभी आदित्य अपने रूम जा जय को गुस्से में देख कठोरता से देख कहता है, मैं कब से नीचे वेट कर रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। जय आदित्य के कार में ही अपने कपड़े बदलता, फिर आदित्य उसे कॉलेज का आधा रास्ता छोड़ कंपनी निकल जाया करता था। आदित्य के गुस्से को देख जय नर्वस होने लगता है। तभी आदित्य अपने गुस्से को शांत कर कहता है, चलो। तो जय हकलाते हुए कहता है, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा। ये सुन आदित्य रूम के अंदर आ जय के पास खड़ा होता है तो जय के दिल का धड़कन तेज होने लगता है। तभी उसे देख जय सवाल करता है, क्यों, तबीयत ठीक नहीं है क्या। आदित्य के सवाल पर जय हकलाते हुए कहता है, ठीक है। ये सुन आदित्य जा बैग में बैठ उसे सवाल से भरे नज़र के साथ कठोरता से घूरने लगता है तो जय मुड़ आदित्य के तरफ देखता है और आदित्य का हुए डार्क नजरों को देख अपने चेहरे को झुका लेता है। तभी आदित्य अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, तुम्हारे बातों को सुनने के लिए, जल्दी रीजन बताओ। ये सुन जय हिचकिचाते हुए ही जल्दी बताने लगता है, मोक्ष के अंकल एंगेजमेंट करने वाले हैं और वो खुश नहीं, मतलब शॉपिंग पर जाना तो वो चाहता है मैं और रचना साथ चले ताकि उसे बुरा ना लगे, मतलब बोर ना हो। जय ये सच नहीं बता सकता था कि मोक्ष अपने अंकल को पसंद करता है, पर जल्दबाजी में बार बार ऐसा शब्द उसके जुबान से निकल जाता कि किसी को भी शक हो जाता। जय के बातों को सुन आदित्य के होंठों पर शैतानी मुस्कान आ जाता है और वो कहता है, क्या सच में अनिरुद्ध एंगेजमेंट कर रहा है। उसके कहे बातों को सुन जय हाँ में सिर हिलाता है तो आदित्य उसी डेविल मुस्कान के साथ कहता है, मेरे पास आव। ये सुन जय का दिल घबराने लगता है पर आदित्य के ऑर्डर को फॉलो तो करना ही था।
वो अपने छोटे धीमे कदम बढ़ा देता है और आदित्य के पास पहुंच जाता है तो आदित्य उसके हाथ को पकड़ अपने गोद में खींच लेता है। आदित्य के ऐसा करने से जय का दिल जोरों से धड़कने लगता था। वही आदित्य अपने हाथ को उसके चेहरे पर ले जा अपने अंगूठे से उसके लिप्स को टच करने लगता है। वही आदित्य के ऐसा करने से जय के दिल का धड़कन तेज हो जाता और वो घबरा कर अपने लिप्स को बाइट करता है। फिर अपने घबराए आवाज में कहता है, आप क्या कर रहे हो? उसके सहमे आवाज में किए सवाल को सुन और उसे ऐसे अपने लिप्स को बाइट करता देख आदित्य बस उसके होंठों को देखते हुए कहता है, अनिरुद्ध मेरा दुश्मन है और तुम मेरे दुश्मन के पास जाने के लिए मुझसे परमिशन मांग रहे हो। आदित्य के बात को सुन जय को सारे न्यूज याद आते हैं और वो हकला कर कहता है, मैं उनके पास नहीं बल्कि मोक्ष। इससे आगे वो हकला कर कुछ और कहता इससे पहले ही आदित्य उसके होंठों पर अपनी उंगली को रख कहता है, किटी अगर तुम अपने दोस्त के पास जाना चाहते हो तो किस ना करने वाला कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें तोड़ना होगा और मुझे अभी तुम्हें किस करने देना होगा। ये सुन जय हैरानी से आदित्य को देखता है तो आदित्य अपने उंगली को उसके होंठों से हटा अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख जय के होंठों के करीब जा कहता है, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर लिप्स। जब तुम अपने लिप्स को बाइट करते हो तो मैं अपनी नजरें तुमसे हटा ही नहीं पाता हूँ, बस मन करता है तुम्हें किस कर लूँ। आदित्य की बातों को सुन जय का चेहरा लाल हो चुका था। वो झट से हिचकिचा कर कहता है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ूंगा। ये सुन आदित्य कहता है, ठीक है तो यही रहो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है और आज के बाद तुम सिर्फ कॉलेज जाओगे और सीधा मेंशन आओगे। ये सुन अपने मासूम नज़र से आदित्य को देखता है पर आदित्य उसे अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मेरे गोद से उतरो। ये सुन जय आदित्य को देखता है फिर मोक्ष के बारे में सोचता है। फिर जय अपने धीमे आवाज में कहता है, ठीक है आप मुझे किस कर सकते हो पर पब्लिकली कभी नहीं। इस पर आदित्य उसके सिर पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए कहता है, डोंट वरी, मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ प्राइवेट करना ही पसंद है। ये सुन जय बस आदित्य को देखता है। वही आदित्य उसके होंठों के करीब जाता है तो जय फिर से कह पड़ता है, तो क्या आप मुझे अभी मेरे घर छोड़ दोगे? मैं वहीं से कपड़े बदल रचना के साथ चला जाऊंगा। रचना का नाम सुन आदित्य का मूड ही ऑफ हो जाता है और वो जय के गाल पर अपने उंगली को रख दबाते हुए उसके आंखों में देख कोल्डली कहता है, रचना सिर्फ दोस्त तक ही तुम्हारी रहनी चाहिए। अगर मुझे पता चला दोस्ती से आगे कुछ चल रहा है तो तुम्हारे पैर कटवा दूंगा। आदित्य की धमकी को सुन जय कुछ कहना चाहता था पर आदित्य के उसके गाल पकड़ने की वजह से उसके होंठों का पाउट बना था तो आदित्य उसके होंठ के निचले हिस्से को बाइट कर देता है। फिर अपने हाथ उसके गाल से हटा उसे अपने गोद से नीचे रख आगे बढ़ने लगता है। वही जय अब भी खड़ा बस आदित्य को जाता देख रहा। तभी आदित्य मुड़ जय के तरफ देख कहता है, खड़े क्यों हो, चलो। ये सुन झट से जय उसके पास जाता है। फिर दोनों साथ साथ बाहर जाने लगते हैं। बाहर जाने के बाद दोनों कार में जा बैठ जाते हैं। फिर आदित्य का कार कुछ ही वक्त में जय के घर के पास जा रुकता है तो जय जाने वाला था पर आदित्य उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे जाने से रोक लेता है। तभी जय आदित्य को अपने बड़े बड़े नजरों से देखने लगता है तो आदित्य उसका हाथ छोड़ अपने जेब से कार्ड निकाल जय के तरफ बढ़ाता है तो जय झट से कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए। उसके बात को सुन अपने आंखों को रोल कर आदित्य कहता है, अगर मैं दे रहा हूं तो शांति से ले लो, मैं नहीं चाहता पिछली बार की तरह कुछ हो। ये सुन जय उस कार्ड को ले कहता है, आप टेंशन मत लेना, मैं एक भी रुपया खर्च नहीं करूंगा जब तक उस बार की तरह कोई सिचुएशन ना आ जाए। जय के बातों को सुन आदित्य को हंसी आने लगता है। वही आदित्य को हंसता देख जय कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी आदित्य कहता है, तुम्हें ये कार्ड खर्च करने के लिए ही दिया हूँ, जितना मन उतना खर्च करना, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। इतना कहने के बाद उसके करीब जा उसके होंठों पर लाइट किस कर देता है तो जय का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वही आदित्य पीछे हो जाता है तो जय जल्दी से कार से बाहर निकल भागते हुए जाने लगता है। फिर आदित्य उसे भागता देख मुस्कुराता है फिर वहां से निकल जाता है। 2 घंटे बीत चुके थे। सनाया और अनाया दोनों तो खुशी खुशी जाने के लिए रेडी हो चुके थे पर मोक्ष को जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी वो रेडी हो नीचे आता है। अभी तक वो दोनों नीचे नहीं आए थे तो मोक्ष सोफे पर जा बैठ जाता है। तभी अंशिका आ जाती है। वो अंदर आती है तो मोक्ष को अकेला बैठा देख उसके बगल में बैठ जाती है तो मोक्ष अंशिका के तरफ देखता है फिर कहता है, कल के लिए सॉरी।
इतना कहने के बाद वो अपने चेहरे को फेर लेता है। वही अंशिका मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानी, वैसे भी अब मैं तुम्हारी आंटी बनने। इससे आगे वो कुछ कहती कि मोक्ष अपने हाथ का मुट्ठी बांध कहता है, वो मेरे अपने अंकल नहीं और मैं उन्हें अंकल नहीं मानता तो आप भी मेरी आंटी नहीं हो। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो मेंशन से बाहर जाने लगता है। वही अंशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर मोक्ष उससे इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है और क्यों वो ऐसी बात बोलकर गया। अंशिका अपने ख्यालों में खोई थी तभी सनाया और अनाया नीचे आ जाते हैं। अंशिका को देख दोनों मुस्कुरा देती है। वही अंशिका खड़ी हो जाती है। फिर सनाया और अंशिका बातें करते हुए बाहर आने लगी। तभी तीनों मोक्ष को देखते हैं जो कार के पास उदास खड़ा था। तभी वो तीनों उसके पास आते हैं तो मोक्ष कहता है, आप तीनों कार से चले जाएं, मैं बाइक से जा रहा हूँ। ये सुन सनाया झट से सवाल करती है, क्यों? इस सवाल पर मोक्ष कहता है, मैं रचना को लेने जा रहा हूँ। इस पर सनाया मुस्कुराते हुए कहती है, अपनी गर्लफ्रेंड के बिना तुम्हारा मन नहीं लगता ना? ये सुन मोक्ष झट से कहता है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। इतना कहने के बाद वो अपने बाइक के पास चला जाता है। वही तीनों कार के अंदर जा बैठ जाते हैं। वही मोक्ष भी बाइक पर जा बैठ बाइक स्टार्ट कर देता है और रफ्तार के साथ वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध को भी ना चाहते हुए जाना पड़ता है, इसलिए वो अपने केबिन से बाहर निकल एलिवेटर के पास जाता है। एलिवेटर के अंदर जाने के बाद ग्राउंड फ्लो का बटन प्रेस कर देता और कुछ ही वक्त में एलिवेटर नीचे आ जाता है। फिर वो एलिवेटर के बाहर निकल कार के पास जाता है तो देखता है विहान उसका इंतजार कर रहा है। तो अनिरुद्ध उसके पास जा कहता है, तुम्हें यहाँ आने का क्या जरूरत था? ये सुन विहान मुस्कुराते हुए कहता है, कैसे नहीं आता, अगर तुम नहीं जाते तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ता। ये सुन इरिटेशन से भरे नज़र से अनिरुद्ध विहान को देखता है तो विहान कार के अंदर बैठते हुए कहता है, अब बैठ भी जाओ। ये सुन अफसोस से अपने चेहरे को हिला अनिरुद्ध भी कार के अंदर जा बैठ जाता है। फिर विहान कार स्टार्ट कर देता है तो अनिरुद्ध सिगरेट निकाल उसे जला सिगरेट के कस लेते हुए विंडो के बाहर देखने लगता है। तभी विहान कहता है, मोक्ष उस दिन वाली लड़की रचना को लेने गया है, मुझे लगता है रचना को अब वो पसंद करने लगा है। ये सुन अनिरुद्ध का चेहरा कठोर हो जाता है पर वो कुछ नहीं कहता, बस सिगरेट के कस लेता रहता है। वही विहान अनिरुद्ध की तरफ ही देख रहा था और उसे जलता देखता है तो अपने मन में कहता है, कब ये पास्ट से बाहर आएगा और कब जो इसकी मॉम ने किया है उसे भूल प्यार को समझेगा। अपने मन में वो इतना कहने के बाद काम का बात करने लगता है। फिर कुछ ही वक्त में मॉल आ जाता है। फिर जैसे ही विहान कार रोकता है तो विहान और अनिरुद्ध दोनों का नज़र रचना, मोक्ष, जय पर जाता है। वही वो तीनों का भी तो रचना मोक्ष के बाजू को पकड़ लेती है तो मोक्ष उसके तरफ देखता है। वही जय भी। फिर रचना अपने धीमे आवाज में कहती है, भूलो मत, अभी के लिए तुम्हें मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना है। ये सुन मोक्ष हाँ कहता है। वही वो दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं और विहान अनिरुद्ध दोनों को ही जलन हो रहा था। सभी फिर साथ मॉल के मैन गेट के पास आ जाते हैं जहां पहले से ही सनाया, अनाया और अंशिका इंतजार कर रहे थे। सभी के आने से अंशिका अनिरुद्ध के पास चली जाती है तो ये देख मोक्ष को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वही अंशिका अनिरुद्ध का हाथ पकड़ने वाली थी पर अनिरुद्ध बढ़ने लगता है तो अंशिका भी साथ चलने लगती है। सभी मॉल के अंदर आ जाते हैं। फिर सब शॉपिंग करने लगते हैं। पहले सभी एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए ज्वेलरी डिपार्टमेंट में जाते हैं। वहां जाने के बाद अंशिका कपल रिंग देखने लगती है, साथ अनिरुद्ध को भी दिखाती है तो अनिरुद्ध का रूखा जवाब उसे मिलता है, मुझे कपल रिंग पसंद नहीं है। ये सुन अंशिका उसे रख कहती है, ओके तो अलग अलग दिखाइए। ये सुन शॉपकीपर वैसा ही करती है। पहले अंशिका के लिए रिंग निकालती है तो अंशिका रिंग सेलेक्ट करने लगती है। उसे कुछ रिंग पसंद आता है तो वो अनिरुद्ध से कहती है, मुझे ये 4 रिंग पसंद आया है, तुम कोई एक सेलेक्ट कर दो। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, चारों ही अच्छा है, कोई भी ले लो। ये सुन अंशिका फिर सनाया से पूछती है तो वो एक सेलेक्ट कर देती है। वही मोक्ष को ये सब देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रचना मोक्ष से कहती है, मोक्ष आज एक नया कॉमिक लॉन्च हुआ है। ये सुन मोक्ष रचना और जय से फिर कॉमिक की बातें करने लगता है।
वहीं जब अनिरुद्ध मोक्ष को रचना जय के साथ खुशी खुशी बात करता हुआ देखता है तो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध लेता है। तभी अंशिका का नजर अनिरुद्ध पर जाता है, जो मोक्ष और रचना को एक साथ बात करते हुए देख गुस्से में नजर आ रहा था, तो अंशिका को बहुत अजीब लगता है। वही अनिरुद्ध के लिए रिंग निकालती है, पर अनिरुद्ध का ध्यान ही नहीं था। तभी सनाया कहती है, अनिरुद्ध अपने लिए रिंग सेलेक्ट करो। ये सुन मोक्ष से नजर हटा अनिरुद्ध रिंग के तरफ देखता है। वही सनाया का आवाज सुन मोक्ष भी रिंग के तरफ देखता है। वही अनिरुद्ध रिंग देखते हुए कहता है, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, सभी अच्छा है। ये सुन सनाया कहती है, ऐसा थोड़ी होता है, एक तो सेलेक्ट करना होगा। ये सुन इरिटेट हो रिंग के तरफ अनिरुद्ध देखता है। वही मोक्ष भी रिंग को देखते हुए वहां जाता है और अनिरुद्ध और मोक्ष एक साथ एक रिंग पर उंगली रखते हुए कहते हैं, ये। फिर दोनों एक तरफ देखते हैं। वही अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, वाओ, भैया और अंकल की तो एक ही पसंद है। अनाया के बातों को सुन अनिरुद्ध और मोक्ष दोनों ही अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। फिर अनिरुद्ध कहता है, ये रिंग उतना भी कुछ खास नहीं है, कुछ और दिखाइए। अनिरुद्ध के बातों को सुन माहौल बदल जाता है। वही मोक्ष रचना जय के पास जा कहता है, हम कुछ और देखने जा रहे हैं। इतना कह मोक्ष रचना का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है, तो जय भी जल्दी जल्दी साथ जाने लगता है। वही ये देख अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आने लगता है। वही विहान को जलन हो रहा था। वो तीनों वहां से निकल एक साथ बस पूरा मॉल फिर घूमने लगते हैं। तभी रचना का नजर एक खूबसूरत से सैंडल पर जाता है, तो वो वहां दोनों के साथ जाती है और सैंडल का प्राइस देख हैरान रह जाती है। फिर थोड़ा जोर से कह पड़ती है, कितना महंगा है ये, मेरे पापा का 3 महीना का सैलरी चला जाएगा। पता नहीं लोग मॉल क्यों आते हैं कुछ लेने के लिए, दुकान में लेने जाएंगे तो सिर्फ 500 तक में अच्छा सैंडल्स आ जाएगा। जब रचना ये बात कह रही थी, आसपास खड़े लोग उसे बहुत नीची नज़र से देखने लगते हैं। वही वहाँ काम करने वाली एक स्टाफ आ गुस्से में कहती है, तुम जैसे लोग छोटे से दुकान में ही कुछ अफोर्ड कर सकते हो, यहाँ नहीं, पता नहीं फिर भी यहाँ क्यों उठ कर आ जाती है तुम जैसी लोग। अब अपने गंदे हाथ हटाओ सैंडल से, नहीं तो वो डर्टी हो जाएगा। ये सुन रचना के चेहरे पर उदासी छा जाता है और वो झट से अपने हाथ पीछे कर लेती है। वही मोक्ष जय को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी मोक्ष गुस्से में कहता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। ये सुन वो स्टाफ झट से कहती है, अच्छा तो इसे फिर खरीदो, तब इस सैंडल को छूते रहना। इस बात पर वो गुस्से में अपना फोन निकाल अनिरुद्ध को कॉल करने वाला था, पर रुक जाता है। वही रचना भी उसके हाथ पकड़ अपने चेहरे को ना में हिला स्टाफ की तरफ देख कहती है, सॉरी। स्टाफ से इतना कह वो मोक्ष का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने को थी। वही जय भी जाने को होता है, पर तीनों रुक जाते हैं विहान को देखकर। वही विहान को देख स्टाफ बहुत पोलाइटली कहने लगती है, सर, पर इससे ज्यादा कुछ कहती कि तभी विहान रचना के नम हुए आंखों को देखता है, तो उसके पास जा अपने हाथ को बड़ा रचना के चीन पर अपने उंगली को रख उसके चेहरे को ऊपर कर रचना के आंखों में आंसू देखता है। तो वो प्यार से सवाल करता है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? पर रचना कह देती है, नहीं। तभी मोक्ष झट से कहता है, हाँ, इस स्टाफ ने। ये रचना को कह रही थी कि रचना सैंडल को छुएगी तो सैंडल डर्टी हो जाएगा, और हम तीनों को यहाँ से जाने बोल रही थी। जो कुछ हुआ मोक्ष सब कुछ बताने लगता है। वही स्टाफ को समझ नहीं आ रहा होता है कि इस गरीब लड़की के लिए बिजनेसमैन विहान मित्तल इतना वरिड क्यों है। अब उसके माथे से पसीना आने लगता है। वही विहान रचना के चेहरे से अपने हाथ को हटा अपने कठोर नज़र से स्टाफ को देख कठोरता से कहता है, तुम्हारी औकात क्या है? दूसरों को औकात दिखाने से पहले खुद का औकात देख लो, और हाँ, जिससे तुम अभी बदतमीजी की हो वो मेरे फैमिली का हिस्सा है। ये सुन वहाँ के लोग तो हैरान हो जाते हैं, साथ ही स्टाफ का तो हालत खराब होना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से रचना कर रही थी उससे स्टाफ को बिल्कुल नहीं लगा था कि ये लड़की इतने बड़े बिजनेसमैन के फैमिली से बिलोंग करेगी। वही विहान उसे अपने कठोर नजरों से देख आगे कहता है, अगर तुम यहाँ आगे काम करना चाहती हो तो अभी नील डाउन कर, तीनों से माफी मांगो और रचना से उसके पैरों पर गिर कर। जब विहान उसे ऐसा करने को कहता है तभी तीनों को ढूंढते हुए अनिरुद्ध वहां आ जाता है और ये सब सुन चारों के पास जाता है। वही वो स्टाफ नील डाउन होने वाली होती है, पर रचना झट से कहती है, इसकी जरूरत नहीं है। इतना कह वो फिर झट से कहती है, बस मुझे अब घर जाना है।
इतना कहने के बाद वो जाने को थी तभी विहान उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो मोक्ष जय दोनों हैरानी से देखने लगते हैं। वही अनिरुद्ध मोक्ष को देख कठोरता से कहता है, कितनी बार कहा हूँ मेरे साथ रहा करो। ये सुन मोक्ष कुछ नहीं कहता है। तभी अनिरुद्ध फिर अपने कठोर आवाज में सवाल करता है, यहाँ हो क्या रहा था। अनिरुद्ध के सवाल पर मोक्ष कोई जवाब नहीं देता है तो अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाता है, बोलो। मोक्ष कुछ बोले ना बोले स्टाफ डर खुद ही सब बक देती है तो अनिरुद्ध स्टाफ को अपने कठोर नज़र से देख अपना फ़ोन निकाल मैनेजर को कॉल कर उस स्टाफ को फायर करवा देता है। ये सुन स्टाफ माफ़ी मांगते रह जाती है, पर अनिरुद्ध मोक्ष के हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता तो जय भी पीछे पीछे चलने लगता है। तभी तीनों को साथ वो भी अनिरुद्ध को मोक्ष का हाथ पकड़ा देख अंशिका को याद आता है, मोक्ष ने कहा था अनिरुद्ध उसका अंकल नहीं है। ये याद कर अनिरुद्ध जैसे उसे इग्नोर कर रहा था। जब अंशिका एंगेजमेंट का कपल रिंग ड्रेस भी दिखाती है तो उसने रिजेक्ट कर कुछ और ले लिया। वही वो सब साथ थे पर वो मोक्ष के लिए परेशान था। ये सब सोच अंशिका अपने मन में कहती है, मैं क्या जो सोच रही हूँ। इतना कह अपने मन में रुक जाती है पर फिर अपने मन में कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर अनिरुद्ध के बारे में जितना मैं जानती हूँ वो कभी किसी लड़की को अपने करीब आने नहीं देता। क्या मेरा ये सोचना सही है? क्या यही कारण है अनिरुद्ध का किसी लड़की के ना करीब जाना? अपने मन में वो ये सब सोच रही होती है। वही सनाया कहती है, रचना और विहान कहाँ है। सनाया के इस सवाल पर मोक्ष कहता है, रचना को घर जाना था तो विहान अंकल उसे छोड़ने गए हैं। ये सुन सनाया ओके कहती है। फिर सभी वापस शॉपिंग करने लगते हैं। वही मोक्ष भी अपने हाथ को छुड़ा जय के साथ सभी के पीछे पीछे बस चलता रहता है। वही मोक्ष के ऐसे हाथ छुड़ाने से अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वही दूसरी तरफ विहान रचना को ले मॉल से बाहर आ जाता है। फिर पार्किंग एरिया के पास पहुंच अपने कार के पास जा रहा होता है। तभी रचना कहती है, मैं खुद से चली जाऊंगी, मेरा हाथ छोड़िए। पर विहान उसका हाथ ना छोड़ अपने कार के पास उसे अपने साथ ले जा कार का दरवाजा खोल कहता है, बैठ जाओ। ये सुन रचना कहती है, मैं नहीं बैठूंगी। तो विहान उसके कान के करीब जा अपने सेडिक्टिव साथी डरावने आवाज में कहता है, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। मैं इतना पोलाइट नहीं हूं जितना दुनिया मुझे समझते है। ये सुन रचना घबरा जाती है। फिर जल्दी से अपने हाथ झटक विहान को खुद से दूर कर झट से कार से अंदर जा बैठ जाती है तो विहान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। पार्किंग एरिया से रफ्तार में निकलने के बाद विहान सवाल करता है, तुम्हें वो सैंडल पसंद था? विहान के सवाल पर रचना विहान को देखती है पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे। तभी विहान फिर कहता है, बोलो। तो रचना अपने धीमे आवाज में ही कहती है, सुंदर था पर मेरे लिए नहीं था। ये सुन विहान बस रचना को देखता है। फिर कहता है, वैसे तुम्हें कोई नीचा दिखाए तो तुम्हें चुप होकर उसकी बातें सुनना नहीं चाहिए। विहान की इस बात पर रचना विहान को देख कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? तो रचना के सवाल पर विहान कहता है, तुम्हें उसे उल्टा सुनाना चाहिए। ये सुन रचना खामोश हो जाती है। तभी विहान उसके तरफ देखता है। रचना की हुई अचानक से खामोशी पर विहान उसे देखते हुए ही फिर कहता है, अच्छा ये सब हटाओ, तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। ये सुन रचना कहती है, मैं अपने बारे में क्या बताऊं? तो विहान उससे सवाल करने लगता है, तुम्हारे इतने कम फ्रेंड्स क्यों हैं? तुम उस दिन सनाया को क्या कहते कहते रुक गई थी? ये सवाल सुन रचना कहती है, कुछ खास नहीं था। ये सुन विहान कहता है, पर मैं सुनना चाहता हूँ। विहान की इस बात पर रचना विहान के तरफ देखने लगती है। वही विहान भी कार चलाते हुए उसे ही देख रहा था तो रचना को अपने धड़कने तेज होते हुए महसूस होती है और वो जल्दी से अपने चेहरे को फेर कहती है, स्कूल टाइम में स्टूडेंट्स मुझे और जय को बहुत बुली किया करते थे। ये सुन विहान सवाल करता है, क्यों? इस सवाल पर रचना कहती है, क्योंकि हम दोनों ही उन लोगों के नज़र में पूर्व थे। जय पढ़ने में बहुत अच्छा था इसलिए फुल स्कॉलरशिप के साथ उसका स्कूल में एडमिशन हुआ था और मैं स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज़ में अच्छी थी इसलिए। पर स्टूडेंट्स का बुली करना हम और जय टॉलरेट कर लेते थे। पर तभी एक सीनियर थे जो बहुत स्मार्ट दिखते और पॉपुलर थे।
सभी लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करती और मैं और वो दोनों ही स्पोर्ट्स क्लब में थे तो वो भी मेरे दोस्त बनने लगे थे। तभी से लड़कियां मुझे बहुत परेशान करने लगी तो मैं सीनियर से डिस्टेंस बनाकर रखने लगी। तभी वो पूरे स्कूल के सामने प्रपोज कर दिए और मैं रिजेक्ट कर दी ताकि मेरे साथ और कुछ बुरा ना हो। पर उस दिन के बाद से स्कूल की लड़कियां मेरे लाइफ को और हेल बना दी थी। मैं इतने डिप्रेशन में आ गई थी कि बहुत दिनों तक स्कूल जाना छोड़ दी। उसके बाद वो सीनियर्स 12 का एग्जाम दे चले गए और मैं वापस स्कूल जाने लगी। पर मैं उसके बाद स्पोर्ट्स और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना छोड़ दी। अपने पास्ट को बताते वक्त उसके आंखों से आंसू आने लगता है। वही विहान कार साइड में रोक अपने शीट बेल्ट को खोल रचना के पास जाता है और उसके चेहरे पर हाथ रख उसके चेहरे से गिर रहे आंसू को पोंछते हुए कहता है, आज के बाद मैं किसी को तुम्हें हार्म करने नहीं दूंगा। ये सुन अपने नम नजरों से विहान के तरफ देखते हुए रचना कहती है, आप मेरे लिए ये क्यों करिएगा। रचना के सवाल पर विहान उसके बालों को अपने उंगली में फंसाते हुए कहता है, सबका जवाब हो ये ज़रूरी नहीं रचना, बस मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्यों मुझे खुद नहीं पता। ये सुन रचना बस विहान के आंखों में देखने लगती है। तभी विहान उसके आंखों में देखते हुए ही कहता है, मैं प्ले बॉय हूँ, ऐसे देखोगी तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा और तुम्हें किस कर दूंगा। ये सुन रचना झट से अपने चेहरे को मोड़ लेती है। वही विहान मुस्कुराते हुए अपने शीट पर वापस ठीक से बैठ शीट बेल्ट लगाकर स्टार्ट कर देता है। कुछ वक्त के बाद मॉल से वो सब भी निकल जाते हैं। मोक्ष जय को अपने साथ बाइक पर ले जाने लगता है। वही अंशिका अनिरुद्ध के साथ जाना चाहती थी पर वो अपने ड्राइवर को बुला लिया था और अपने कार में जा बैठ वापस कंपनी निकल जाता है। वही विहान रचना को घर ड्रॉप कर वहां से निकल जाता है। अपने घर जाने के बाद अपने रूम जा रचना नेट पर विहान के बारे में देखने लगती है। जब वो देखती है विहान का अफेयर कई मॉडल्स एक्ट्रेस के साथ रह चुका है, वो भी कोई भी अफेयर उसका 1 महीने से ज़्यादा नहीं चला है। ये देख रचना गुस्से में कहती है, सच में ये बहुत बड़ा प्ले बॉय है, मुझे इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वही दूसरी तरफ बाकी के लोग भी पहुंच गए थे और आज का दिन पार होने लगता है। रात के वक्त सभी डिनर कर लिए थे। डिनर करने के बाद मोक्ष रूम चला जाता है। जब सनाया मोक्ष को इतना उदास देखती है तो सनाया कह पड़ती है, मोक्ष को हुआ क्या है। इस सवाल को सुन अनिरुद्ध कहता है, कुछ नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो बस। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही सनाया अपने में कहती है, मुझे नहीं लगता है मैं ज्यादा सोच रही हूँ। फिर वो रूम में अनाया के साथ जाने लगती है। ये रात धीरे धीरे पार होने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। अग्निहोत्री मेंशन में अनिरुद्ध और अंशिका का रिंग सेरेमनी का तैयारी स्टार्ट था और पूरे मेंशन को डेकोरेट किया जा रहा था। वही ये सब देख मोक्ष को बहुत बुरा लगता है और वो कॉलेज निकल जाता है। कॉलेज में भी आज उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मोक्ष को उदास देख माही रचना और जय से पूछती है पर माही को दोनों इस बारे में बता नहीं सकते थे, इसलिए झूठ कह देते हैं। धीरे धीरे कॉलेज खत्म होने लगता है। कॉलेज खत्म होने के बाद मोक्ष कहता है, मुझे घर नहीं जाना है, चलो ना जय, मैं रचना और तुम तुम्हारे घर चले। ये सुन जय कहता है, मैं इतना छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। ये सुन मोक्ष अपने हाथ जोड़ कहता है, प्लीज आज भर छुट्टी किसी तरह ले लो। अपने दोस्त के रिक्वेस्ट को सुन जय कहता है, ओके, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहने के बाद वो थोड़ा साइड में जा आदित्य को कॉल करता है तो आदित्य जो कार में वेट कर रहा था उसका फ़ोन बजता है तो वो कॉल उठा गुस्से में कहता है, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम हो कहाँ। ये सुन जय रोते हुए आवाज में कहता है, सर क्या मैं आज के लिए अपने दोस्तों के साथ रुक जाऊं। ये सुन आदित्य को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो चिल्ला कर कहता है, किटी 2 मिनट में मेरे पास आओ। ये सुन जय कहता है, प्लीज सर, मैं उसके बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ, मोक्ष बहुत परेशान है। ये सुन आदित्य कुछ सोचते हुए कहता है, अच्छा तो अपने बात से मुकरना मत, मैं जो बोलूँगा तुम्हें कल करना होगा। इतना कहने के बाद कॉल कट कर देता है। आदित्य वही जय के माथे पर सलवट पड़ जाता है और वो खुद में परेशान हो कहता है, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। खुद में इतना कहने के बाद वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है, फिर उसे बता देता है कि उसे छुट्टी मिल गया है।
फिर तीनों जय और रचना ऑटो में निकल जाते हैं और मोक्ष अपने बाइक में निकल जाता है जय के घर जाने के लिए। फिर वो रास्ते में ड्रिंक शॉप के पास अपने बाइक को रोक ड्रिंक शॉप में जा अपने बचे कुछ पॉकेट मनी से ड्रिंक का 4 बॉटल लेता है और अपने बाइक पर बैठ कहता है, दोस्तों के बाद एक यही सहारा है जिससे मैं सब भूल जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो जय के घर पहुंच जाता है। जय और रचना पहले ही पहुंच अंदर चले गए थे। मोक्ष भी अंदर चला जाता है। उसके हाथ में पॉली बैग देख रचना सवाल करती है, क्या है इसमें? तो मोक्ष शराब का बॉटल वो लोग के पास जा बैठ निकाल कर रख देता है। ये देख रचना और जय दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी रचना कहती है, मोक्ष तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो। वही जय भी यही बात कहता है पर मोक्ष कहता है, प्लीज आज मुझे मत रोको, मैं अपने गम को भुलाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है तो जय और रचना सवाल करती है, क्या हुआ, खड़े क्यों हो गए? पर मोक्ष कोई जवाब ना दे किचन जाता है और 3 ग्लास लेकर आता है। फिर दोनों के पास बैठ जाता है। तभी बेल रिंग बजता है तो मोक्ष कहता है, जय पार्सल जाकर ले लो। ये सुन जय पूछता है, क्या है? तो मोक्ष कहता है, खाने के लिए है, अब सिर्फ हम पेंगे थोड़ी। ये सुन जय कहता है, हम नहीं सिर्फ तुम पियोगे। इतना कहने के बाद वो जा पार्सल ले लेता है। फिर अंदर आ जाता है तो देखता है मोक्ष तो पीना भी शुरू कर दिया है। ये देख जय रचना को देखता है तो रचना अफसोस से अपना चेहरे को हिला देती है। वहीं मोक्ष ड्रिंक किए जा रहा था और पिज्जा का बॉक्स खोल पिज्जा खा रहा था। वहीं रचना और जय बस मोक्ष को देख रहे थे और उसे रोकने का कोशिश कर रहे थे। मोक्ष तुमने बहुत पी लिया है, अब रुक जाओ। ये सुन मोक्ष कहता है, नहीं रुकूंगा मैं, क्यों रुकूं, उन्हें मेरा फिक्र नहीं है, कैसे वो शादी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वो रोने लगता है, साथ ही ड्रिंक भी कर रहा होता है। मोक्ष का हालत देख दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। वहीं मोक्ष पीते हुए चिल्लाकर कहता है, वो मुझे अपना प्रैक्टिस टूल समझते हैं, साइको इंसान, मेरे साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? रचना जय उन्होंने मुझे अपना प्रैक्टिस टूल बनाया है ना, मैं उन्हें अपना स्लेव बनाऊंगा और बहुत टॉर्चर करूंगा। मोक्ष के बातों को सुन रचना और जय दोनों परेशान हो गए थे। वहीं मोक्ष पीना बंद ही नहीं कर रहा था।